नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्थी जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। देखिए इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी को पीवाईक्यू क्वेश्चन प्लस में न्यू क्वेश्चन ऐड करके दिया जाता है और इससे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता है हर क्वेश्चन से संबंधित वो फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, ताकि अगर प्रश्न इधर उधर से प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप आराम से हैंडल करके बना लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप सभी कंप्लीट जरूर सॉल्व कर लिया कीजिए जब भी आई है प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा फटाफट, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है। तो देखिए यहाँ पर भारत में जनसंख्या की बात किया गया है, तो लगभग जो है कि 17.59%, ध्यान दीजिएगा आप सभी, या 17.5% भी ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाता है। देखिए अगर 2011 जनगणना की बात किया जाए तो इसके अनुसार ध्यान दीजिएगा आप सभी 17.5% है, और भारत में कुल जनसंख्या कितना है 2011 जनगणना के अनुसार 121 करोड़। और आयोग देखिएगा जो बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है 2023 जनगणना के बारे में प्रश्न पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य में है। तो देखिए 2023 जो माना जाता है वो डिजिटल जनगणना को माना जाता है। अगर इसके अनुसार जहां देखा जाए 2023 के अनुसार, तो अभी जो है कि भारत जो है कि जनसंख्या में पहले स्थान पे आ जाता है और लगभग 18% जनसंख्या भारत में निवास कर रही है। 2011 जनगणना के अनुसार चीन पहले स्थान पे था और भारत दूसरे स्थान पे था। तो इतना फैक्ट जरूर याद रखिएगा क्वेश्चन से संबंधित। अगला है भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए ये आयोग 2 बार प्रश्न पूछा है, 2022 में भी पूछा है और 2023 में भी पूछा है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। यानी कि इसमें वही प्रश्न लिया गया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट कर रहा है आयोग। तो ध्यान दीजिएगा हर प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देते हैं आपको। देखिए जो पीवाईक्यू होता है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग 30 से 40% प्रश्न रिपीट कर लिया जाता है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और ज्यादा कंटेंट आयोग के पास आएगा कहां से, तो वही प्रश्न रिपीट करेगा या उससे संबंधित प्रश्न को बनाएगा। तो इसीलिए पीवाईक्यू को आप कंप्लीट रखिए। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादक छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दूसरा की बात किया जाए तो उड़ीसा दूसरा है। तीसरा की बात किया जाए तो तीसरा झारखंड है कोयले के उत्पादन में। अगर यही भंडारण में पूछा जाए कि भंडारण में पहले स्थान पे कौन आता है, तो भंडारण में पहले स्थान पे झारखंड आता है। झारखंड का झरिया और कर्णपुरा कोयले का प्रमुख खदान है, जो कि धनबाद में पड़ता है। मानचित्र में नीले रंग के द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है। ये भी प्रश्न आपका 2022 में प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो देखिए ये आपका जल को दर्शाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। जैसे कि समुद्र हो गया, जल हो गया, झील हो गया, ये सभी को नीले रंग से दर्शाते हैं। अब तो ये प्रश्न पूछ लिया गया है, आगे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगर आगे प्रश्न पूछा जाए कि पर्वत को हम सभी किस रंग से दर्शाते हैं, तो याद रखिएगा पर्वत को हल्के भूरे रंग से दर्शाते हैं, या कह सकते हैं कि भूरे रंग से दर्शाते हैं या हल्के भूरे रंग से। मैदान को हम सभी हरे रंग से दर्शाते हैं, या कह सकते हैं कि हल्के पीले रंग से, याद रखिएगा हल्के पीले रंग से दर्शाते हैं। पत्थर का कोई एक निश्चित रंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। यह समझिएगा पहला विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 से लेके 1918 तक। कुल कितने वर्ष तक चला था, 4 वर्ष। ये प्रश्न आपका क्वेश्चन में पूछा गया था, कितने वर्ष तक चला था, 4 वर्ष तक चला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा। जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था युवराज आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, इसकी हत्या कर दी गई थी कहाँ पे, सेराजेबो में हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण से जो कि ये युद्ध प्रारंभ हुआ था। और ये हत्या कब हुआ था, 28 जून को हत्या किया गया था, 28 जून 1914 को। उसके बाद जो है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अच्छा यहीं से एक प्रश्न याद रखिएगा कि 1915 में अमेरिका यानी कि USA जो है कि आपका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। 1915 में हुआ था। और उसके बाद एक वर्साई की संधि हुआ था आपका। वर्साई की संधि हुआ था कब, 1919 में आपका वर्साई की संधि हुआ था। कब हुआ था, 1919 में आपका वर्साई की संधि होता है। डेट को जरूर याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी।
देखिए मुद्रा कोष की अगर बात किया जाए तो ये आपका वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मनीला में जो किसका मुख्यालय है, मनीला में तो आपका एडीबी बैंक का मुख्यालय है, यानी कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला में, तो ध्यान देंगे आप सभी। यही से प्रश्न याद रखिएगा। अगर IMF की स्थापना की बात किया जाए तो 1944 में इसकी स्थापना हुआ था और वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है, तो याद रखिएगा आप सभी। और न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है, तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, तो याद रखिएगा 3 से 4 फैक्ट को। अगला है कि भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है, तो देखिए लोनार झील जो है ये आपका एक क्रेटर झील है जो कि उल्का पिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ था। और ये झील कहाँ पे है, तो ये आपका झील महाराष्ट्र में है। ये एक फैक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। लेगुन झील आप सभी देखते हैं जो आपका उड़ीसा में समुद्र तट पर स्थित झील है चिल्का, वो आपका एक लेगुन झील है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है, तो ये आपका चुनाव आयोग का होता है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा यहाँ पर आप सभी चुनाव आयोग की बात आया हुआ है, तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था, ये एक डेट याद रखिएगा, 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा आपका मक्का जो है, इसे कह सकते भोजन और चारे दोनों के रूप में प्रयोग करते हैं। और मक्का जो है ये आपका क्या है, मोटा अनाज के अंतर्गत आता है। और राजस्थान वाला क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा उपयोग कह सकते कि उपजाऊ करता है मक्का का, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, यूपी करता है। बट प्रति हेक्टेयर की बात किया जाए तो पंजाब सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अगर चाय की बात किया जाए तो चाय असम जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चाय का। क्लियर है। अगला है चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। देखिए जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस साइड में देखिए आपको नीचे लाइक बटन दिखाई देता होगा, उसे दबा लीजिएगा आप सभी, तोड़ दीजिए फोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बट लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। और उसके बाद यहीं पर आपको नीचे में इस साइड में सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा, उसको जरूर दबा लीजिएगा। दबाने के बाद एक घंटी आएगा बनकर, उसका ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, उस पर क्लिक करके सबसे ऊपर वाला, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए क्लास का कम से कम। बात समझे आप सभी। तो चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा आप सभी। आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश सबसे अधिक करता है। उसके बाद जो है कि दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश सबसे अधिक करता है, याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला है स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। ये भी प्रश्न आपकी बिहार डीएलएड में प्रश्न पूछा गया है। तो 1765 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1765 में पारित हुआ था। और भारत में एक स्टाम्प एक्ट लागू जो हुआ था वो 1899 में हुआ था, तो ये ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य के बारे में जिक्र किया गया है। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है सबसे पहले ये समझिए लिया गया है रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य कितना है, कुल 11 मौलिक कर्तव्य अभी आपके पास में। पहले कितना था, 10 मौलिक कर्तव्य था, ध्यान दीजिएगा। और भाग 4 का जो है ये मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। 51 का मौलिक कर्तव्य के बारे में जानकारी देता है हमें। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो 1976 में हुआ था, इसी में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। बात समझे आप सभी, इतना फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। भाग 3 में क्या है, इसमें मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 3 में याद रहेगा आप सभी को, मौलिक अधिकार की बात किया जाए ना, मौलिक अधिकार भाग 3 में। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। तो याद रखिएगा आप सभी, जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है इसके बारे में चर्चा कहाँ पर मिलता है हमको, ये मिलता है संविधान के भाग 4 में। और भाग 5 में क्या है पता है आप सभी को, भाग 5 में केंद्र सरकार के बारे में बताता है। भाग 5 कौन से सरकार, केंद्र सरकार के बारे में बताता है, जो कि 52 से लेके आपका 151 तक है आपका केंद्र सरकार के बारे में। अगला है मानचित्र की दूरी को भूमि में क्या कहा जाता है, इसे अंश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रंगभेद नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे। तो देखिए रंगभेद नीति के विरुद्ध जो आवाज उठाने वाले थे ये आपका मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और ये रंगभेद नीति कहाँ लागू हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में हुआ था। इसको जगह को याद रखिएगा आप सभी। और कौन संबंधित है, मार्टिन लूथर किंग है।
अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि डैश का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थाओं को सुरक्षित या संरक्षित किया जाना चाहिए। तो ये किसका मानना था? तो ये आपका कंजर्वेटिव का मानना था। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में डैश में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले। तो ये आपका रियो डी जेनेरियो में मिले थे, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में। तो यहाँ 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले थे। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ कुदेर मुख लिखा गया, इसको कुदेर मुख कीजिएगा। ये प्रश्न आपका 2 से 3 बार प्रश्न रिपीट कर दिया गया है। कुदेर मुख एक महत्वपूर्ण लो अयस्क खदान जो है ये आपका किस राज्य में है? तो ये आपका कर्नाटक में है कुदेर मुख। तो याद रखिएगा ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विद्रोह में शामिल था? देखिए, इनमें से जो विद्रोह में शामिल था वो आपका बुद्धो भगत। याद रखिएगा आप सभी, बुद्धो भगत जो है विद्रोह में शामिल था और 1831 में छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। कब? 1831 से 32 के बीच में। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? NCBC को संवैधानिक दर्जा जो मिला था ये कब मिला था? 2018 में दिया गया था। तो डेट याद रखिएगा कब? 2018 में दिया गया था। और 102वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 102वां संविधान संशोधन, और इसी में इसको जो है कि दर्जा मिला था। और ये आपका अनुच्छेद 338B में इसको रखा गया है, अनुच्छेद 338B में। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? बिल्कुल आसान और इजी क्वेश्चन है। तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। कब आया था रॉलेट एक्ट? 1919 में आया था। और रॉलेट एक्ट के कारण ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। और इसी कारण जो है कि महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में ही कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन भी पारित हुआ था 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। और चोरा चोरी कांड के कारण 1922 में आपका असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता। किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा वैशाली की लिच्छवी गणतंत्र से। वैशाली की लिच्छवी गणतंत्र से पता चलता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें क्या थी? गहरी थी। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु का वजन अगर हवा में 10 न्यूटन है, उस वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसका वजन 8 न्यूटन रह जाता है, तो उस वस्तु द्वारा हटाया गया वजन कितना? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहा था, इससे पहले भी शायद ये प्रश्न आपको हम बताए थे। तो यहाँ देखिए इसमें 10 न्यूटन से आपको 8 न्यूटन को माइनस कर देना था। तो ये भी बताए थे आपको 2 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर होता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र परमाणिक है? तो हीलियम एक परमाणिक है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। और हीलियम की परमाणुकता की बात किया जाए तो एक होती है, इसीलिए इसे हम सभी एकल परमाणिक अणु भी कहते हैं हीलियम को। और हीलियम हो गया, ऑर्गन हो गया, नियॉन हो गया, ये सभी आपका क्या है? निष्क्रिय गैस है। याद रखिएगा आप सभी, किस प्रकार गैस है? निष्क्रिय गैस है। अगला है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है भूमध्य रेखा पर जो होता है वो कम होता है, जबकि अगर ध्रुव की बात किया जाए तो ध्रुव पर अधिक होता है। ये उत्तरी या दक्षिण है, ये भूमध्य रेखा है, यहाँ कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग जो होता है वो काला होता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि फेज का तार जो होता है वो किस रंग का होता है, तो फेज का तार लाल रंग का होता है। अगर वही अर्थिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थिंग का रंग जो होता है, अर्थिंग का जिसे ग्राउंड तार कहा जाता है, इसका रंग जो होता है वो हरा भी रह सकता है या पीला भी होता है, पीला भी होता है। तो याद रखिएगा आप सभी अर्थिंग का। अगला है, इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? तो फूलों का अक्षीय स्थिति इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डायरेक्ट याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ आपका टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप सभी कर लीजिएगा। प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र, प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र है। तो देखिए प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन में बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो है आपका वो प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, विद्युत सिग्नल में परावर्तित करता है रेटिना प्रकाश को। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी, विद्युत सिग्नल के रूप में करता है। रेटिना जो होता है एक प्रकाश संवेदनशील परत होता है जो प्रकाश को विद्युत शक्ति में परिवर्तित कर देता है और यह संकेत ऑप्टिकल नस के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाता है। कौन? रेटिना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है? देखिए वाष्पीकरण दर सबसे ज़्यादा जो है वो आपका पेट्रोल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पेट्रोल सबसे ज़्यादा वाष्पित होता है, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, उन अंगों का नाम बताइए जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। दो विक्र हो गया, दो मूत्रवाहिनी हो गया और मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये सभी जो है कि आपका मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ये सभी। अगला है, तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बंध बनाता है? तो तत्व जो है मैग्नीशियम और सल्फर के साथ अभिक्रिया करके आपका आयनिक बंध बनाता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ मैग्नीशियम का जो आपका प्रतीक चिन्ह क्या है? Mg है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजित टीका जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस को सुरक्षा प्रदान करने के लिए करता है? तो राइट आंसर होगा DTP का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और BCG का टीका नवजात शिशु को दिया जाता है। और आपका TAB टीका जो दिया जाता है ये टाफाइड क्षेत्र में दिया जाता है, TAB का टीका। और HIV तो आपको पता है कि एड्स रोग से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अनवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? देखिए अनवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत की बात किया जाए तो कोयला एक आपका अनवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भ्रूण के बाह्य त्वचा एकोडर्म से उत्पन्न होता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा तंत्रिका ऊतक, ध्यान दीजिएगा, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि MSCS 1407 जो एक अधिक उपज देने वाली कोटि मुक्त प्रजाति है, ये किसका एक प्रजाति है? तो सोयाबीन का एक प्रजाति है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है मध्य प्रदेश में करता है और सोयाबीन में प्रोटीन सबसे अधिक होता है। किंगडम प्लांटी में शामिल हैं। तो देखिए किंगडम प्लांटी में जो शामिल होता है ये सभी होता है सेवाल, ब्रायोफेटा, टेरिडोफेटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होता है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन रोकने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा शोषण कृषि विधि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए पर्याय किस पदार्थ की छड़ का उपयोग होता है? तो देखिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो हमसे उपयोग करते हैं वो नर्म लोहा का उपयोग करते हैं, ये भी याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता? तो देखिए त्वरण का मात्रक जो नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है ये त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है, जबकि किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये आपका टमाटर में होता है, संतरा में सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड की बनी होती है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है अपलक नवनील नयन विशाल में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर जो आप अपलव नव जो देख रहे हैं, नव का अर्थ क्या होता है? आकाश होता है, और इसका वर्णन जो किया गया है विशाल नयन के रूप में किया जा रहा है। तो जहाँ पर भी किसी के रूप में अगर किसी भी चीज़ को बताया जाता है तो वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है, आपको पता है। तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामगत में कौन सा समास है? तो देखिए ग्रामगत में तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा। देखिए इसका जो समास विग्रह होगा ग्राम, ग्राम को गया होगा, ग्राम को गया, तो जो को कारक विभक्ति है ये तत्पुरुष समास का है। इसको डायरेक्ट एग्जैक्ट याद रखिएगा आप सभी, अन्यथा कन्फ्यूजन कर जाइएगा। वह पहले से बहुत तेज दौड़ता है, रेखांकित पदबंध कौन सा होगा? यहाँ पर रेखांकित पदबंध जो है बहुत तेज दौड़ना, इसमें कौन सा पदबंध होगा?
तो इसमें आपका क्रिया विशेषण पदबंध होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रिया किया जा रहा है कि वो बहुत तेज दौड़ रहा है। तो तेज दौड़ना क्या है, एक क्रिया है, तो याद रखिएगा क्रिया पदबंध होगा। अगला है जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, काम से भागना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा काम से भागना। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अगला है कि इनमें से कौन सा वाक्य आपका एक अशुद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा दूध में कौन गिर गया। ये आपका अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध क्या हो गया, दूध में क्या गिर गया सही होगा, तो कौन नहीं, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि दूध में क्या गिर गया। बाकी बात ये सभी सही है आपका। तुझे क्या चाहिए, तुम तो अपना काम करो, राजू और उसका पुत्र चला गया। अगला है दही बड़ा में कौन सा समास है। देखिए दही बड़ा में जो है आपका, ये आपका मध्यपोली क्रमधारय समास होगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। डायरेक्ट एग्जैक्ट याद रखिएगा प्रश्न को आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए, अलंकार से क्वेश्चन दिया गया है कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोक से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन की झोंक से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर देखिए एक शब्द देखने के लिए मिलेगा आपको, मानो शब्द। इसमें कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार में ही मानो हो गया, जनु हो गया, जनु देखने के लिए मिलता है। अगला है आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ और दोगुना फायदा, दोहरा लाभ और दोगुना फायदा, दोहरा लाभ और दोगुना फायदा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि शाब्दिक अलंकार या शब्द अलंकार, शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो शाब्दिक या शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा आप सभी। 3 भेद होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। उसके बाद दूसरा होता है यमक अलंकार होता है, और तीसरा होता है आपका श्लेष अलंकार होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि परमात्मा में कौन सी संधि है। देखिए परमात्मा में आपका जो संधि है वो आपका दीर्घ संधि। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, परम धन आत्मा होगा। याद रखिएगा परम धन आत्मा से परमात्मा बनता है। और यहाँ जो देख रहे हैं आ और आ से मिलकर जो आ बना हुआ है, ये आपका दीर्घ संधि में ही होता है। ओ और आ से मिलकर जो आ बनता है, ये आपका किस में होता है, दीर्घ संधि में ही होता है। अगला है औषधि शब्द है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम शब्द है। याद रखिएगा तत्सम जो संस्कृत का शब्द है, तद्भव जो बदला हुआ रूप है संस्कृत का, तो औषधि तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, रहमान पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अगर किसी भी चीज़ का पानी चल जाता है, या कह सकते हैं कि चूना बिना पानी का कोई काम का नहीं है। अगर मोती का पानी अगर चल जाए, यानी कि रंग चल जाए, तो कोई काम का नहीं होगा। और पुरुष का अगर, या कह सकते हैं कि आदमी का अगर इज्जत चल जाए, तो वो कोई काम का नहीं होगा। तो इसमें यहाँ पर शब्द शक्ति पूछा गया आप सभी से, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, शब्द शक्ति दोनों गलत है। इसमें आपका व्यंजना शब्द शक्ति होगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। तो चलिए आज कितना ही। आज के इस सेशन में कुल आपको 52 प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं, जो आपका इसमें PYQ और न्यू क्वेश्चन ऐड करके दिया गया था, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता था वो सारा फैक्ट आपको कंप्लीट करवाए हैं। आज के इस सेशन कैसा लगा आप सबको नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज के इस सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो क्लास को लाइक करके आप सभी शेयर करके जाइएगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।